हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन, यानी कि उन लोग का आर्थिक जीवन कैसा था, कृषि, उद्योग, पशुपालन का क्या महत्व था ऋग वैदिक काल की अपेक्षा, यह जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं, देख रहे हैं ना, उत्तर वैदिक काल आर्थिक जीवन। ठीक है, अब आते हैं कृषि। पहले कृषि इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। सतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं, जैसे जानते हैं आप लोग, जुताई होती है, बुआई होती है, कटाई होती है और निराई होती है, जिसको यहाँ मराई कहा गया है। ठीक है, तो यह कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, आपको पता ही है, ऋग्वेद के बाद अगर किसी का नाम आता है साहित्यिक स्रोत में तो किसका आता है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का। ठीक है, जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो सतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं जैसे जुताई, बुआई, कुटाई और निराई यानी मराई का उल्लेख हुआ है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों खींचे जाने का उल्लेख है। 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाते थे। 24 बैल यानी कि जानवरों की संख्या अधिक थी। देख रहे हैं हम लोग, 24 बैल। बिरही धान का नाम था। यब, जौ, मान, उड़द, मुदंग यानी कि मूंग, गोधूम यानी कि गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, अगर यजुर्वेद में किसी चीज़ का वर्णन मिलता है तो यहाँ पर आप लोग निर्णय ले लेंगे, ये याद कर लेंगे कि यजुर्वेद में उसी चीज़ का नाम होगा जो उत्तर वैदिक काल में होगा, क्योंकि ऋग वैदिक काल का जो एकमात्र साहित्यिक स्रोत है और जानकारी का स्रोत है वो क्या है? ऋग्वेद। तो यहाँ पर यजुर्वेद में किस किस की जानकारी मिलती है? फसलों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से अनाज उस समय के लोग उपजाते थे? धान, गेहूँ, मूंग, मसूर, उड़द, जौ। ठीक है, इतना होने के बाद भी जो ऋचाएँ होती थी, उनका प्रार्थना का जो स्रोत होता था, प्रार्थना किसके लिए करते थे? लोग देवताओं से पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। किसके लिए? पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि कृषि का विकास तो हो गया था, लेकिन जो चल संपत्ति था, आमदनी का जरिया था, वो अभी भी क्या था? पशु ही था। यानी पशु ही उनके चल संपत्ति का आधार था। ठीक है, यानी कि भूमि पर व्यक्तिगत भावना जो थी धीरे धीरे विकसित हो रही थी, और अभी भी जो संपत्ति का आधार था वो क्या था? पशु था। देख रहे हैं, अगला पॉइंट भी वही है, भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। ठीक है, ऋग वैदिक लोग, हम लोगों ने पढ़ा भी है, ऋग्वेद में जौ मुख्य फसल था। देख रहे हैं ना, जौ मुख्य फसल था और उसी की पैदावार करते थे। किंतु इस काल में मुख्य फसल क्या हो गया? धान और गेहूँ। गेहूँ को जहाँ गोधूम कहते हैं, वही धान को बिरही कहते हैं। ये याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको यही सवाल किए जाएंगे कि बिरही किस फसल का नाम है, गोधूम किस फसल का नाम है, यब किस फसल का नाम है, तो आप लोग भूलेंगे नहीं। अब आते हैं तैत्तिरीय उपनिषद। अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अभी भी बहुत सारे जो संत होते हैं, बहुत सारे जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो अन्न को एक देवता के रूप में ही मानते हैं, और जब भी खाना खाते हैं उसके पहले भोग लगा के खाते हैं। एक प्रकार का खाने का एक तरीका है जो कुछ लोग करते हैं, और बहुत ही बेहतर होते हैं वो, क्योंकि वो अन्न को देवता मान के ही चलते हैं। क्योंकि आजकल जीने का आधार भी क्या है? अन्न है। अगर अन्न नहीं मिलता है तो लोग भूखे मर भी जाते हैं। ठीक है, तो अन्न का यहाँ पर क्या हो रहा है? ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है।
यजुर्वेद में हल को क्या कहा गया है? शीर। हल को क्या कहा गया है? शीर। नोट करते रहेंगे। अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वैन ने, माने कहने का मतलब है सर्वप्रथम हल और कृषि को जन्म किसने दिया? उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसका वर्णन अथर्ववेद में है, जिसका नाम था पृथ्वैन। ठीक है, पृथ्वैन ने सर्वप्रथम कृषि और हल का उपयोग किया। देखेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल के लोगों में लाल मृत भांड सबसे अधिक प्रचलित था, जबकि चित्रित धूसर मृत भांड इस युग की विशेषता थी। मृत भांड क्या होता है? मिट्टी का बना हुआ बर्तन, मिट्टी के बना हुआ खिलौना, इसको मृत भांड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रचलित क्या था? लाल रंग से रंगा जाता था। लेकिन चित्रित धूसर ये आपको वर्तमान में घड़े के समान थोड़ा गेहूं रंग का होते थे। इस युग की क्या थी? विशेषता थी। इस युग में धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार आदि जैसे शिल्पियों का भी उदय हो गया था। सॉरी, यहाँ शिल्पी लिखना भूल गए हैं। शिल्पियों का भी उदय हो गया था, यानी कि अब विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में काम करने वाले लोग का विभिन्न जातियों में बंटवारा होते चला गया। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है। इस श्रेष्ठी होता क्या था? ये प्रधान व्यापारी होता था, यानी कि व्यापारी का प्रधान होता था, जिसको श्रेष्ठी भी कहते थे। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा तो उसको श्रेष्ठीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट करते रहेंगे जो भी। ठीक है, यानी व्यापार भी होते थे। और व्यापार का देखेंगे आप लोग, क्योंकि अगला जो पॉइंट है हम लोग का वो महाजनी प्रथा पर ही है। इसका मतलब सूद पर ब्याज पर पैसा लगाए जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार जिक्र आया है। महाजनी प्रथा क्या होता है आप लोग को पता ही है। ऋण के लिए कुसिद शब्द और सुदखोर के लिए कुसिदीन शब्द का प्रयोग आया है, यानी कि व्यापार में जो होता है ब्याज पर पैसा लगाना, ये उपयोगी समझा जाता है। और जिस सप्ताह में ब्याज पर पैसा लगते हैं वहाँ व्यापार भी खूब फलते फूलते हैं। ठीक है, इस काल में मुद्रा का प्रचलन तो था, किंतु लेन देन एवं व्यापार में वस्तु विनिमय द्वारा होता था। और वस्तु विनिमय क्या था? तो ये हो जाएगा आपको गाय, ठीक है, और वस्तुओं का आदान प्रदान। चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले जौ, मूंग के बदले मसूर आदि। लेकिन अगर कीमत के आधार पर माना जाए तो गाय ही मापा जाता था। और निष्क, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, देखें यहाँ अगला है निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ भी प्रचलित थी। तो यहाँ आप लोग निष्क देखेंगे। निष्क क्या था यहाँ पर? यह ऋग्वेद काल में सोने का आभूषण था। ऋग्वेद काल में आप लोग नोट कर लेंगे, निष्क जो था ऋग्वेद काल में सोने का आभूषण था, जो अब मुद्रा माना जाना लगा। ठीक है, अब आता शतमान, यह चांदी का मुद्रा था। इसको लिख ही लेते हैं ना, तो आप लोग ये सोने का मुद्रा, ये चांदी का मुद्रा। शतमान क्या था? यह चांदी का मुद्रा था। ठीक है, और अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख भी किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए चांदी का ही प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह के बातों से यह पता चलता है कि शतमान क्या था? चांदी की मुद्रा था। ये कृष्णल जो है, कृष्णल यह माप की इकाई थी। क्या थी? माप की इकाई, जिसको हम लोग बांट भी कहते हैं या माप भी कहते हैं। और जो रतिका के बारे में यहाँ नोट कर देते हैं। यहाँ पर माप की सबसे छोटी इकाई, छोटी
इकाई। रत्का जो थी माप की सबसे छोटी इकाई थी और सबसे महत्वपूर्ण भी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने निष्क, शतमान, कृष्ण आदि के बारे में इसमें। पाद भी माप का एक इकाई था। व्यापार परपन द्वारा संपन्न होता था, जिसमें लेन देन का माध्यम गाय एवं निष्क को बनाया जाता था। निष्क का मतलब हम लोग समझ ही गए हैं। अब देखेंगे उस काल के लोग किसकी धातु से परिचित थे। सोने, लोहे के अतिरिक्त आज लोग टीन, तांबा, चांदी, शीशा आदि धातुओं से भी परिचित थे। यानी कि धीरे धीरे अब हम लोग का जो खोज का स्तर था बढ़ रहा था। इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन,